कोचर सर, अभी आपने चीन और ताइवान का जिक्र किया था। इस युद्ध में मौके का फायदा तो रूस भी उठाना चाह ही रहा है। क्या ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो सकती है कि अगर ईरान और अमेरिका और इजरायल का जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध रुके, इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच में ही तुरंत कोई समझौता हो जाए? क्या रूस ऐसी कोई डिमांड रख सकता है अमेरिका के सामने कि हम आपकी मदद इस युद्ध में कर रहे हैं, आप हमारी मदद हमारे वाले युद्ध में कर लो? और उधर हम देख रहे हैं कि यूक्रेन बहुत कमजोर हो रहा है, जेलेंस्की पैसे की कमी महसूस कर रहे हैं। वो मध्य पूर्व के देशों से कह रहे हैं कि आप मुझे पैसा दो, बदले में मैं आपको ऐसे हथियार दूंगा जिससे आप ईरानी ड्रोन का सामना कर पाएंगे। हम भी ईरानी ड्रोन का सामना कर रहे हैं जो उसने रूस को दिए हैं और उन्हें रोक रहे हैं। ऐसा कुछ हो सकता है सर? देखिए वैभव जी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग अपने अपने एनालिसिस करते हैं, हमारे एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं कई लोगों के, बट इसको मेरा जो इसका एनालिसिस ये है कि ये जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई ये जल्दी खत्म नहीं होने वाली। और क्यों नहीं इसको खत्म होने वाली? देखिए अभी यूक्रेन में इलेक्शंस भी ड्यू हैं, तो जो उसका इंटरनल सिचुएशन में इसको जेलेंस्की स्ट्रांग नहीं है जी। और वो चाहता नहीं है कि जल्दी इलेक्शंस हो। देखिए ये जो सियासत है ना, ये जियोपॉलिटिक्स के साथ मिक्स होती है, इसलिए इसको जियोपॉलिटिक्स भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें पॉलिटिक्स और आपकी ज्योग्राफी शामिल होती है। अब डोनाल्ड ट्रंप फंसा हुआ था एप्स्टीन फाइल में और काफी उसको तकलीफ हो रही थी, उसने अपने लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करनी थी, वो लड़ाई में पड़ गया। नेतन्याहू के ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, सितंबर में इलेक्शंस होने थे इसको इजराइल में, और जो एक प्री पोल एक एनालिसिस होता है, लोग अपने हर एक कंट्री में करते हैं, वहां पे उनके लिए अच्छी स्थिति नहीं थी, लड़ाई उनके लिए जरूरी थी। तीसरा, जेलेंस्की जो है वो नहीं चाहेगा ये युद्ध को अभी इसको खत्म करना। वो ब्लेम डाल रहा है हर एक जगह, वो खेल रहा है गेम, वो उसको बोल रहा है यूएस मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, यूरोपियन यूनियन मेरे साथ नहीं है, उसको मेरे पास इतना जो मुझे डिफेंस चाहिए वो मिल नहीं रहा है, मेरी उसको तबाही हो रही है, वो सब हो रहा है। बट उसको बहुत हेल्प मिली है। ये जो लड़ाई है, यूक्रेन 4 साल तक नहीं लड़ सकता था अगर उसको अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों से मदद ना मिली हो। और इसीलिए इसको मुझे लगता नहीं है कि वो अब एक पैटर्न, अगर आप इस पैटर्न को स्टडी कीजिए, जो मैं आपके सामने एक पैटर्न रखता हूं जी, वो पैटर्न ये है कि बार बार जब बातचीत होती है, अब ट्रंप एक स्टेटमेंट निकालते हैं कि बस एक पीस प्लान तैयार हो गया, अभी इसको जल्दी लड़ाई बंद हो जाएगी, और उसके कुछ दिनों बाद इसको जेलेंस्की एक स्टेटमेंट देता है कि नहीं, हमको तो जो भी जमीन है, अब आप ऐसी शर्त अगर रखोगे कि आपने जितनी जमीन कैप्चर की आप मुझे वापस कर दो, तो कौन आपको वापस करेगा मुझे बताइए। और बार बार जेलेंस्की जानबूझ के यही शर्त रखता है, और कोई शर्त नहीं रखता है, सिक्योरिटी गारंटी वगैरह, वो उसकी सब्सिडरी मांगे हैं। उसकी पहली मांग तो ये है कि जो मेरी अपना जमीन वापस करो। अब हजारों रशियन सोल्जर्स मारे गए इस लड़ाई में, शहीद हुए हैं, तो वो क्यों जमीन वापस करेंगे? 20% का जो एरिया भी उनके पास है वो और उसको लंबा खींचेंगे। तो इसीलिए जहां पे ये बात होती है ईरान, अब मैं इसको आपको इसको ईरान की तरफ से भी समझाता हूं कि ईरान इस लड़ाई को लंबी क्यों खींचना चाहता है। बिकॉज ईरान की स्ट्रेटजी है कि ये जितना लंबा लड़ाई को ले जाएगा उतना ही कमजोर अमेरिका होता जाएगा, और उतने ही उसके इंटरसेप्टर। और इसको रशिया भी यही चाहता है, चाइना भी यही चाहता है। चाइना और रशिया ने ईरान को बोला है कि तुम डटे रहो, और ये इसका एमुनिशन जाया होने दो, इसका इंटरसेप्टर्स, इनका सब कुछ कमजोर होकर, बिकॉज जिस स्पीड से इंटरसेप्टर और मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, अमेरिका उस स्पीड से मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है। और ऊपर से जो अमेरिका को चाहिए अपनी F-35 के लिए, अपने मिसाइल्स के लिए, वो सारा सामान चाइना से आता है। जैसे कि रेयर अर्थ आपके मटेरियल्स हो गए, आपके सेमीकंडक्टर चिप्स हो गए, या आपके मैग्नेट्स हो गए। ये अब एक स्टडी में इसको रिपोर्ट इसको देख रहा था कि
जो अमेरिकन इंडस्ट्री में जो इस तरीके का क्रिटिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, 78% डिपेंडेंसी है चाइना का। चाइना ने इसको डिले कर दिया है, रोका नहीं है। चाइना ने अमेरिका को ये चीजें बेचना डिले कर दिया। तो आप एक एक ग्रैंड स्ट्रेटजी देखो, चाइना अमेरिका को कमजोर कर रहा है इसको डिले करके कि भाई इसकी डिफेंस प्रोडक्शन अफेक्ट हो। दूसरा, इसको ईरान, चाइना ईरान को बोल रहा है कि आप इस लड़ाई को लड़ते रहो, और इसको रशिया बोल रहा है कि हम आपको ड्रोन्स अपना देते रहेंगे, बिकॉज उनका एक जॉइंट प्रोडक्शन है। रशिया में ईरान के जो ड्रोन्स का है वो जॉइंट, जो आपका शहीद 136 है वो आपके रशिया में भी आपका मैन्युफैक्चर होता है, जॉइंट प्रोडक्शन है ईरान के साथ। उसको वहां से ड्रोन्स आते रहेंगे, ड्रोन्स की कोई कमी नहीं है ईरान के पास। इसको लड़ाई, अगर उसकी मिसाइल भी खत्म हो जाएगी, अगर मैं इसको भी मान के चलूं कि उनकी इसको मिसाइल्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, ड्रोन्स तो उनके पास है और वो उसको ड्रोन उतना ही नष्ट करेंगे। तो इसको अमेरिका से एक ये इसको लड़ाई को और इसको खींचेंगे, और ऊपर से गल्फ का प्रेशर जो अमेरिका पे पड़ रहा है, बिकॉज गल्फ की इकोनॉमी आप जानते हो, इसको दुबई से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो क्राउन प्रिंस बोल रहा है कि अगर आप इसको भागोगे तो दोबारा आप दुबई में नहीं आ सकते। तो इस तरीके की जो एक क्या बोलते हो, चक्रव्यूह में फंस गया है डोनाल्ड ट्रंप। और ये जो चक्रव्यूह है, ये चाइना एक तरफ से, रशिया एक तरफ से और ईरान एक तरफ से, तीनों ने इसको जकड़ लिया है चक्रव्यूह में। आई थिंक इसको निकलना बहुत मुश्किल होगा। कोचर सर, एक लोग सवाल बार बार पूछते हैं कि ईरान पर इतने लंबे वर्षों से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, वो तकनीकी के क्षेत्र में उतना ज्यादा उसके पास उपलब्धता नहीं है, जो नवाचार हो रहे हैं पश्चिम में वो उसके पास नहीं जा रहे हैं। इसके बावजूद उसके ड्रोन इतने ज्यादा कैसे कामयाब हो पा रहे हैं? उसने अपने ड्रोन इतने ज्यादा बना कैसे लिए? देखिए, उसने इसको ईरानियन को अगर आप उसको देखें तो ईरानियन ने देखा कि एक लो कॉस्ट ऑप्शन, आप उसकी ये इकोनॉमी उसको बंद कर देंगे, हर एक चीज बंद कर देंगे, उसके पास तो उतना ही पैसा रह जाएगा। अब उस पैसे से वो मैक्सिमम अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी रक्षा के लिए क्या बना सकता है? ड्रोन्स बना सकता है। टेक्नोलॉजी उसको है, रशिया उसको हेल्प कर रहा है, चाइना उसको हेल्प कर रहा है। तो ये तीनों ने मिलकर स्ट्रेटजी बनाई है कि आप अपनी फैसिलिटी को अंडरग्राउंड ले जाओ। और अगर आपने देखा होगा हमास की लड़ाई में भी, गजा में भी, इनके पास बड़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी अंडरग्राउंड, ये टनलिंग की, जो आपके, ये भी एक स्पेशलाइज्ड काम है। इतना हर एक इसको भारत नहीं कर पा रहा है। ये इसको लद्दाख में जो हम इसको बार बार बात कर रहे हैं कि हमारा एमुनिशन अंडरग्राउंड होना चाहिए, लद्दाख में हम नहीं कर पा रहे, उस पर टाइम लग रहा है हमको बहुत ज्यादा। तो यहां पे जो इसको ईरान ने अपनी तैयारी अपना कर रखी है, बिकॉज ईरान जानता था एक ना एक दिन तो ये इस टाइप की लड़ाई होगी इसके ऊपर, तो उसने अपनी तैयारी कर ली। उसके पास लाखों में ड्रोन्स, मैं बता रहा हूं आपको, इस कोई गिनती नहीं है, और वो ड्रोन्स आपके लॉन्च होते रहेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। और आप अगर ये जो पीट हेक्सन आके अपनी जो स्पीच दे दे और अपना बोल दे कि हमने इनको खत्म कर दिया, वो खत्म नहीं है। बिल्कुल। देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, आपसे भी यही सवाल होगा। ईरान को लेकर हम बात कर रहे थे। कहा जा रहा है, क्या ये सच है या नहीं आप बताएंगे, कि अगर वायुसेना हम रखते हैं तो हमारे जो लड़ाकू विमान होंगे उसके रखरखाव के लिए ही, उसको समय समय पर अपडेट करने के लिए पश्चिम की जरूरत पड़ेगी, अमेरिका की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। ठीक वही होता है नौसेना के साथ भी। और लेकिन ये जो ड्रोन्स हैं, मिसाइलें हैं, इसमें उनकी उतनी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। क्या ये सच है? और इसी वजह से ईरान ने अपनी सारी ताकत, सारा पैसा सिर्फ मिसाइलें बनाने में और ड्रोन बनाने में झोंक दिया। वैभव जी, इसमें कोई शक नहीं कि जो ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी है वो फाइटर प्लेन बनाने की टेक्नोलॉजी से तो 100 गुना सिंपल है। एक और चीज क्या है कि जैसे ईरान है, तुर्की है, इन लोगों ने अगर हम देखें, जब
2015 2016 में जब नगोर्नो काराबाख को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध हुआ था, तो उभय पक्ष ने ड्रोन का इस्तेमाल किया था। तब से दुनिया भर के जो मिलिट्री स्पेशलिस्ट हैं उनका ध्यान ड्रोन की तरफ चला गया। अब भारत में भी मैं बताता हूं, हमारी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने पहला जो भारत सरकार के सामने ड्रोन के बारे में ब्रीफिंग रखी, यानी समझाने की कोशिश की डिफेंस सेक्रेटरी को, ये 2018 में हो गई थी, 2019 में हो गई थी। ऐसा ही दुनिया के सारे देशों में हुआ। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में ये है कि देखिए, ज्यादातर जो कंपोनेंट है आपको दुनिया में इधर उधर मिल जाएंगे। आपको एयरफ्रेम बनाना है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो कि ग्लास फाइबर से एयरफ्रेम बनाने में, यानी विंग, रडर, फ्यूजलाज बनाने में मदद करते हैं, और दुनिया में अवेलेबल हैं कॉट्स कमर्शियली ऑफ द शेल्फ। सिंपल एग्जांपल देता हूं कि हमारी जो कार है, कार की बॉडी में भी आपने देखा होगा ग्लास फाइबर और प्लास्टिक्स और सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल होने लगा है। सेम चीज अब ड्रोन में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, देखिए जो अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, शादी ब्याह में भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर वो ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है। तो ये इस तरह के जो ड्रोन हैं, मिनी, माइक्रो, मिड सेगमेंट, ये सब आपको इनके जो गाइडेंस किट है, आपको अबू धाबी से शुरू करके, हांगकांग से शुरू करके, टोक्यो में किसी भी ओपन मार्केट में मिल जाएंगे। दिल्ली में पालिका में अगर आप जाएंगे, आपको इस तरह के गाइडेंस किट मिल जाएंगे, जिसको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप पालिका बाजार वाली ड्रोन को 100 किलोमीटर दूर तक कंट्रोल कर सकते हैं। इनके जो इंजन हैं वो भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं। ड्रोन के जो इंजन हैं, अगर आपको चाहिए तो भारत में तो बिक नहीं रहे हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एरोफेयर ट्रेड में अगर जाएं, जैसे अभी दुबई एयर शो हुआ था, वहां बस आप $500 दीजिए, इंजन खरीद लीजिए, लगा दीजिए, बन गया आपका ड्रोन। लेकिन ईरान ने एक और चीज जो की थी कि उसने कुछ हेल्प चाइना से लिया। अभी जनरल कोचर बता रहे थे कि चीन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में, खासतौर से चिप के मैन्युफैक्चर में बहुत आगे है। तो चीन ने ईरान की हेल्प की, रशिया ने हेल्प की ड्रोन बनाने में, क्योंकि रशियन फ्यूल, रशियन इंजन, रशियन मैकेनिकल मिनिएचराइजेशन बहुत ही एडवांस है। ईरान ने शायद कुछ हेल्प तुर्की से भी ली थी। तुर्की में अगर हम देखें, उनके TB2 ड्रोन जो है बहुत ये सक्सेसफुल है। ड्रोन इंडस्ट्री जो है देवनाथ सर, इसमें ईरान और तुर्की दोनों की बहुत बात होती है। क्या ये दोनों अग्रणी देश हैं? हाँ, देखिए, ये देश अग्रणी है इन द सेंस कि अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, रूस का मुकाबला नहीं कर सकते, जापान का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जो द्वितीय श्रेणी के देश हैं, भारत, पाकिस्तान भी, बाय द वे मैं आपको बता देता हूं, शायद सुनने में अच्छा नहीं लगेगा दर्शकों को, ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो पाकिस्तान की बात हो रही है देवनाथ सर, क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लगातार सुन रहे थे, ऐसी बातें सोशल मीडिया पर हो रही थी कि तुर्की के जहाज लगातार उतर रहे हैं पाकिस्तान में। क्या उस वक्त तुर्की ने मदद की थी, ड्रोन की मदद पाकिस्तान को? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में व्यापार, कमर्शियल डीलिंग्स हमेशा रही है, हथियारों के लिए भी रही है। अब जैसे मैं बताता हूं, जैसे हमने अपने मिसाइल को बेच दिया है, ब्रह्मोस को बेच दिया है, देश का नाम ले ही लेता हूं, फिलीपींस को बेच दिया है जी। तो कमर्शियल डीलिंग है। कल अगर हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचा है, तो जाहिर बात है हम फिलीपींस को उसकी स्पेयर पार्ट देते रहेंगे, जाहिर बात है हम फिलीपींस को वो मेंटेनेंस में मदद करेंगे। और कल अगर चीन और फिलीपींस के बीच में लड़ाई हो जाए, तो जाहिर बात है हमारा एक टेक्नोलॉजिकल टीम जाएगा फिलीपींस में, युद्ध की स्थिति में फिलीपींस में स्पेयर पार्ट सपोर्ट, मेंटेनेंस सपोर्ट, ऑपरेशनल सपोर्ट देगा। तो ये कमर्शियल एंगल हमें देखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली भारत में क्या हो जाता है कि हर चीज को एक पॉलिटिकल या कई बार एक रिलीजियस रंग दे दिया जाता है। देखिए, तुर्की तो अपना ड्रोन दुनिया के सभी देशों को बेच रहा है, तो वो वहां टेक्निकल सपोर्ट तो देगा। अभी जनरल कोचर को ज्यादा मालूम है, हम हमारे भारत में निर्मित तोप बेच रहे हैं अफगानिस्तान, अफ्रीका के एक देश को।
तो वो देश जिस दिन युद्ध में अपने पड़ोसी से खप जाएगा, तो जिस देश को हमने तोप बेची है, जब युद्ध लगेगा तो वो बोलेगा कि मेरा तोप में ये खराबी है, मेरे तोप में ये खराबी है, मेरे तोप में ये डैमेज हो गई है। तो इंडिया से एक टीम जाएगी वहां पर कमर्शियल एंड टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए। इसी तरह से तुर्की ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट दी। बाकी देखिए, उनका एक बाइक प्रोडक्ट तो है, दोनों देश में ही एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन है, इसमें कोई शक नहीं। तुर्की ने 1965 की जंग में, 1971 के जंग में पाकिस्तान को हेल्प की थी, फौजी तौर पे भी हेल्प की थी, लेकिन ये हमारे विदेश मंत्रालय को मालूम है। इसके बावजूद हमने 1965, 1971, 1999 कारगिल के बावजूद, जिसमें तुर्की ने हेल्प की थी पाकिस्तान को, हमने तुर्की के साथ अपने रिलेशंस बेहतरीन रखे हैं, दोस्ताना रखे हैं। बिल्कुल। जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.